हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल, व्हाट्स गोइंग ऑन। वेल, आज हम एक अपने इसी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर का आगे का पोर्शन देखते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को आज हम देखने वाले हैं डिटेल में। वैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को हमने पहले भी देखा था। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालते होते हैं ना, थोड़े से कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखे थे, शॉर्ट में हमने फॉर्मूले याद कर लिए थे उसके। बट अभी हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को बड़े डिटेल में सीखना है। भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या, कि भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स। जैसा फंक्शन रहता है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है, तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या आता है, एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई। तो इसको जैसे हम इन्वर्स फंक्शन में फंक्शन चैप्टर में सीखते हैं, वैसे ही यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, जैसे मान लो साइन 30 डिग्री आ रहा है 1/2, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ इस साइन को उठा के उधर ले लिए तो ये हमको दे देगा साइन इन्वर्स ऑफ 1/2, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ इधर 30 डिग्री बच जाएगा। तो साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो ये साइन इन्वर्स क्या हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। मतलब हम क्या कह सकते हैं, देखो कि अगर हमको किसी ने ऐसे कहा कि tan ऑफ x इक्वल टू वाई आ रहा, तो हम ऐसे कह सकते कि tan इन्वर्स ऑफ y, ये tan को उठा के इधर y के साथ ला लिए, तो इधर tan आने के बाद ये tan इन्वर्स बन जाएगा। तो tan इन्वर्स ऑफ y क्या आएगा, तो वो आएगा x। तो इसी को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। फिर ऐसे ही साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन सब के भी इन्वर्स हम बना सकते हैं। लेकिन ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना पडता। काही विशिष्ट गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवाव्या लागतात, काही रूल्स आहेत, काही कंडिशन्स आहेत, त्यांना आपल्याला लक्षात ठेवावं लागणार आहे। आता जसं सगळ्यात अगोदर मी सांगतो, समजा मी असं सांगितलं की साइन ऑफ 30 डिग्री किती येतं, 1/2, आणि साइन ऑफ 150 डिग्री किती येतं कॅल्क्युलेट करा। तर 150 डिग्री कसं काढू शकतो आपण, 180 - 30 लिहू शकतो याला, आहे की नाही। म्हणजे 180 म्हणजे 2 × 90, मल्टिपलमध्ये नेऊन अलाइड अँगल्सने याला सॉल्व केलं तर तुम्हाला कळणार की हे पण 1/2च येत आहे। मग याच्यावरनं काय मिळतं तुम्हाला बघा, याच्यावरनं मिळतं साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री, आणि याच्यावरनं काय मिळतं, याच्यावरनं मिळतं साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू 150 डिग्री। मग आता एखाद्या विद्यार्थ्याला विचारलं की साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 येते तरी किती, तर एका विद्यार्थ्याने सांगितलं 30 डिग्री, दुसऱ्या विद्यार्थ्याने सांगितलं 150 डिग्री। म्हणजे या साइन इन्वर्सला 1/2 तुम्ही इनपुट दिलं, इनपुट, तर तुम्हाला आउटपुट काय काय मिळतं आहे, 2 आउटपुट मिळत आहेत। आउटपुट 1 मिळतो आहे, काय मिळतो आहे, 30 डिग्री। आउटपुट 2 मिळतो आहे 150 डिग्री। मग कोणता आउटपुट बरोबर, 30 डिग्री बरोबर की 150 डिग्री बरोबर, की दोन्ही चुकीचे, किंवा फक्त 30 डिग्री बरोबर, कि मग 150 बरोबर, काय बरोबर आहे दोघांपैकी, हा प्रश्न उद्भवतो। अब इस सवाल का जवाब कैसे दे, तो भाई मैथमेटिक्स ने ये हमेशा कहा कि कोई भी फंक्शन को इनपुट देने के बाद उसके आउटपुट मेनी नहीं रहते। मतलब फंक्शन कभी भी 1 मेनी नहीं रहता, ऐसा फंक्शन कहता है। 11वें में जो फंक्शन चैप्टर हमने सीखा ना, उसमें वो बातें बड़ी डिटेल में है। किसी ने फंक्शन चैप्टर के बेसिक्स नहीं किए होंगे तो यूट्यूब पे मैथ्स फॉर यू बोल के मेरा एक चैनल है, उस पर फंक्शन चैप्टर्स अवेलेबल है, तो वो तुम देख सकते हो फंक्शन चैप्टर। तो उसमें ये 1 मेनी 1, रिलेशन, फंक्शन, सेट्स, जो 11th का चैप्टर है वो पूरा लिया गया है अच्छे से बेस से, तो वो एक बार देख ले। अच्छा, तो 1 मेनी फंक्शन कभी भी नहीं रहते। फंक्शन क्या नहीं रहते, 1 मेनी नहीं रहते। फंक्शन हमेशा क्या रहते, 1 या मेनी 1 रहते। अच्छा चलो, अब ये इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है मुझे फंक्शन के, लेकिन सिर्फ इतनी बात बतानी है कि फंक्शन को इनपुट देने के बाद फंक्शन 2 आउटपुट नहीं देता, सिर्फ एक ही देता। फंक्शन को इनपुट देने के बाद फंक्शन 2 आउटपुट नाही देता। फंक्शनला एक इनपुट दिला तर त्याचे 2 आउटपुट मिळत नाहीत। मग इथं तर मिळालेत, साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 30 पण यायला आहे, आणि साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 150 पण यायला आहे। म्हणून इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनला डिफाईन करताना
सायंटिस्ट लोकांनी, मॅथमॅटिशियन लोकांनी खूप हुशारीनं सांगितलं की इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिकला फंक्शन बनण्यासाठी, चॅप्टरचं नाव काय, इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स नाव दिले ना, फंक्शन्स, तर त्याला फंक्शन होण्यासाठी एक इनपुट दिल्यानंतर एकच आउटपुट त्यानं द्यावं, अजून दुसरा आउटपुट देऊ नये. म्हणून त्यांनी काय केलं, त्यांनी असं सांगितलं की साइन इन्व्हर्सला जेव्हा तुम्ही इनपुट देताय तेव्हा त्याचा आउटपुट जो आहे त्याच्यावरती कंडिशन टाकली. काय कंडिशन टाकली? कंडिशन ही टाकली की तुम्ही तोच आउटपुट सांगा जो -90 ते 90 डिग्रीच्या मध्ये आहे, म्हणजे -π/2 ते π/2 आहे. मतलब तुम वही आउटपुट बताओ जो -π/2 से π/2 है या -90 डिग्री से 90 डिग्री है. अब देखो मैं तुमको साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 देता हूँ. तो 1/2 कौन से एंगल का आता है यार? साइन 1/2 कौन से एंगल का आता बताओ ज़रा? 30 डिग्री का आता और 150 का भी आता. तो तुम अब क्या दोगे? -90 से 90 के बीच में 30 डिग्री ही दोगे. 150 तो 90 से बड़ा आ रहा है ना, यहाँ पे 90 से बड़ा आ रहा है, तो वो तो नहीं देंगे. तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन इन्वर्स का ऑफ 1/2 30 डिग्री आता. तो भाई ये जो आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट को मैथमेटिक्स में कहते हैं रेंज. इस आउटपुट को मैथमेटिक्स में कहते हैं रेंज. और ये जो इनपुट दे रहे हैं हम, जैसे 1/2 इनपुट दे रहे हैं ना, इस इनपुट को मैथ्स की लैंग्वेज में कहा जाता है डोमेन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कोसेक के रेंजेस एंड डोमेन्स हम ट्रिग्नोमेट्री सीखे, लेकिन अभी हम रेंजेस एंड डोमेन सीखेंगे. सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंजेस एंड डोमेन्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जे आपल्याला सिलेबसमध्ये आहेत त्याचे रेंजेस एंड डोमेन काय येतात. तर चला मी एक टेबल बनवतो और उसमें सब में पहले टेबल में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, इन्वर्स फंक्शन. फिर यहाँ पे लिखता हूँ उस इन्वर्स फंक्शन की डोमेन. डोमेन मतलब क्या होता है भाई? इनपुट. इसको हम इनपुट भी कह सकते. और फिर लिखता हूँ रेंज. रेंज को हम क्या कह सकते? आउटपुट भी कह सकते. चलेगा? तो देखे ज़रा, देखे. तो बताओ सब में पहले कौन सा लूँ यार? सब में पहले चलो लेता हूँ साइन इन्वर्स ऑफ यक्स. इसमें जो यक्स की वैल्यू ले रहे हैं उसी को हम इनपुट बोल रहे हैं ना. तो यक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? साइन इन्वर्स हम किसका देख सकते हैं? जरा चेक करो, बताओ. साइन इन्वर्स कशाचा बघू शकतो? समजा तुम्हाला असं कोणी विचारलं की साइन इन्वर्स काढा, कशाचा साइन इन्वर्स काढा? साइन इन्वर्स निकाले 2 का. निकाल सकते क्या 2 का साइन इन्वर्स? क्या साइन ऑफ थीटा निकालने के बाद 2 मिलता हमको? तो इस 2 का साइन इन्वर्स निकालने आएगा क्या? नहीं आएगा. तो साइन इन्वर्स हम किसका निकाल सकते? साइन थीटा क्या क्या हो सकता? साइन थीटाची किंमत होऊ शकते -1 ते 1 पर्यंत. -1 ते 1 पर्यंत म्हणजे या -1 ते 1 पर्यंतच्या नंबरचा साइन इन्वर्स काढता येतो, आहे की नाही. साइन 30 1/2 होतो, म्हणजे 1/2चा साइन इन्वर्स काढता येतो. साइन 60 √3/2 होते, म्हणजे या √3/2चाच इकडं साइन आणून साइन इन्वर्स काढता येतो. तर आपल्याला साइन इन्वर्स काढता येतो फक्त त्या यक्सचा जे यक्स कुठून कुठपर्यंत आहेत, -1 ते 1 पर्यंत. देखो साइन की जो वैल्यू होती उन्हीं वैल्यूज़ का हम इन्वर्स निकाल सकते. साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती? -1 से 1 तक. तो उन्हीं वैल्यू का हम साइन इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डोमेन हो गया साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का -1 to 1. याद रखेंगे क्या? डोमेन हो गया साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का कहाँ से कहाँ तक बताओ? -1 से 1. अब बारी आती है रेंज की. तो अब रेंज क्या होता है साइन इन्वर्स का? चलो देखते हैं. रेंज मतलब क्या? आउटपुट. तो साइन इन्वर्स का आउटपुट कहाँ से कहाँ तक ले? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि साइन इन्वर्स का आउटपुट हमने लेना चाहिए -90 से 90 तक, मतलब ये हो रहा -π/2 to π/2.
तो भाई देखो, सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स का इनपुट मतलब एक्स की कीमत साइन इनवर्स के ब्रैकेट के अंदर, हम साइन इनवर्स के ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहने दो, हम निकाल रहे हैं। तो इस स्टार को साइन इनवर्स का अंदर जो भी आए उस स्टार को हम ले सकते कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। और इसको सॉल्व करे बाद इसका आंसर जो मिल रहा, आंसर जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, वो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आ सकता है वही बताओ ज़रा। -π/2 मतलब 90 डिग्री से -90 से +90 तक। तो ये बात थोड़ी सी याद रखें, ठीक है। चलो अब देखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के बारे में। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के बारे में आपका कहना क्या है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स में यक्स क्या क्या ले सकते हैं। देखो, साइन जैसा साइन थीटा की वैल्यू जैसे -1 से 1 तक आती है, कॉस थीटा की भी वैल्यू क्या आती है, -1 से 1 तक। तो कॉस इनवर्स भी हम किसका निकाल सकते हैं, -1 से 1 के बीच में जो भी नंबर आ रहा है उसी का। इसलिए इसकी भी यक्स की कीमत हम -1 से 1 तक ले सकते हैं। कल को हमको किसी ने बोला कि कॉस इनवर्स ऑफ 1.5 कितना आता, तो उसको बोलना गधा है तू। क्यों 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 क्योंकि कॉस इनवर्स नहीं निकाल सकते 1 से ऊपर के वैल्यू का या -1 से नीचे के वैल्यू का। क्यों 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 नहीं निकाल सकते भाई। कॉस थीटा सॉल्व करे बाद कभी 1.5 मिलता क्या, नहीं मिलता। तो इस नहीं मिलने वाले नंबर का हम कॉस इनवर्स भी नहीं निकाल सकते। ये फंडामेंटल तुमको याद रखना पड़ेगा, और ये फंडामेंटल याद रखोगे तो तुमको इजीली समझ में आ जाएगा कि कॉस इनवर्स भी हम सिर्फ उन्हीं नंबर का निकाल सकते जो नंबर कहाँ से कहाँ तक है भाई, जो नंबर -1 से 1 तक है। अच्छा। चलो तो फिर इसका रेंज क्या आता। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा आया। इसका जैसा -π/2 to π/2 आया साइन इनवर्स का, यहाँ पे देखो -π/2 to π/2 आया, वैसा कॉस इनवर्स का -π/2 to π/2 नहीं आता है। ये लेना पड़ता है 0 to π, ये लेना पड़ता है 0 to π। -π/2 to π/2 लेते तो क्या होता, देखो -π/2 to π/2। अच्छा, 0 से π/2 मतलब हम यहाँ तक आ रहे हैं, और 0 से -π/2 मतलब नेगेटिव एंगल, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे और इधर आ रहे। तो ये -π/2 से लेके π/2 तक मतलब ये 2 क्वाड्रेंट कवर हो रहे। तो ये 2 क्वाड्रेंट कवर हो रहे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कौन सा क्वाड्रेंट कवर हो रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही रहता, मतलब कॉस के कौन से वैल्यू कवर नहीं हो रहे, निगेटिव वैल्यू कवर ही नहीं हो रहे। तो वो निगेटिव वैल्यू कवर होने के लिए हमको कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ता, कॉस का एंगल 0 से लेके पाई तक। तो 0 से लेके पाई तक लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता। तो कॉस के -1 से 1 तक के सारे वैल्यू कवर हो जाएंगे इनपुट में, और फिर इसलिए आउटपुट भी हमको 0 से पाई तक लेना पड़ता। ओके, ठीक है। अभी नहीं भी समझा या डिटेल नहीं भी समझे तो ये चैप्टर ख़त्म करते करते ये सारी बातें हमको समझेगी। लेकिन कम से कम अभी इतना तो याद रख सकते कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डोमेन है -1 से 1 तक और उसका रेंज है 0 से पाई तक। अब ये 2 याद रखने के बाद बाकी के भी याद रखने को आसानी जाएगी। कैसे आसानी जाती, चलो देखते हैं। टैन इनवर्स पे डिस्कस करते हैं। टैन इनवर्स का रेंज एंड टैन इनवर्स की डोमेन मतलब टैन इनवर्स के अंदर हम क्या क्या इनपुट ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि टैन थीटा बरोबर अगर मैं ले लूँ x, तो थीटा बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ यक्स। ये टैन थीटा की जो भी वैल्यू आ रही यक्स, उस यक्स का ही हम टैन इनवर्स कैलकुलेट करें, इजंट इट। ऐसा मीनिंग हो रहा है इसका मतलब टैन थीटा की जो वैल्यू आती वो वैल्यू का हम इनवर्स ऑफ टैन निकाल सकते। टॅन थीटाची काय किंमत येते राव, टॅन 45 1 येतं, टॅन 60 √3 येतं, √3 म्हणजे 1 पेक्षा मोठा झाला। बरं, टॅन 90 इन्फायनाइट मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा। अच्छा, टॅन -90 -इन्फिनिटी, अरे बाप रे बाप, म्हणजे टॅन थीटा तर -इन्फिनिटीपासून इन्फिनिटीपर्यंत सगळंच व्हायले की। टॅन थीटा सॉल्व केलं तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब होता। अच्छा, मैं इसको स्क्वायर नहीं ले रहा, ध्यान दे, स्क्वायर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी को कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेते, कर्ड ब्रैकेट लेते, ऐसा वाकडा ब्रॅकेट घेतात। म्हणजे या आपण थीटा जर काढलं तर टॅन इन्व्हर्स ऑफ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी म्हणजे टॅन इन्व्हर्सच्या मध्ये आपण कोणताही नंबर घेऊ शकतो। साइन इन्व्हर्समध्ये जसं -1 ते 1च घेऊ शकतो, कॉस इन्व्हर्समध्ये -1 ते 1च घेऊ शकतो,
तसं टॅन इन्व्हर्सवरती काहीच कंडिशन नाही, त्याच्यावरती आपण कोणताही नंबर घेऊ शकतो -∞ ते इन्फिनिटीपर्यंतचा. म्हणजे टॅन इन्व्हर्स ऑफ एक्सचा डोमेन झाला -∞ ते इन्फिनिटी. आता रेंज काय येतं सांगा बरं. तर काय करायचं रेंज काढण्यासाठी बघा पहिलं -π/2 to π/2 झालं साईनचं, दुसरं 0 to π आलं. आता टॅन इन्व्हर्स ऑफ एक्सचं काय करायचं, परत घ्यायचं परत काय घ्यायचं -π/2 to π/2. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इथं -∞ कधी आलं आहे π/2ला. इन्फिनिटीला आपण इन्क्ल्यूड करत नाही, म्हणून π/2ला पण इन्क्ल्यूड करायचं नाही. म्हणजे इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट घेऊ का, इन्क्ल्यूड केलं तर स्क्वेअर ब्रॅकेट घेतात राव. मग इन्क्ल्यूड नाही करायचं, स्क्वेअर ब्रॅकेट काढतो आणि इथं कोणता ब्रॅकेट घेतो, असा कर्ड ब्रॅकेट घेतो. तर समजले. तर बघा परत एकदा स्क्रीनवरती दिसते तुम्हाला साइन इन्व्हर्स ऑफ एक्सचा डोमेन, म्हणजे एक्सची किंमत साइन इन्व्हर्सच्या आतमध्ये काय घेऊ शकतो आपण, -1 ते 1 घेऊ शकतो. साइन इन्व्हर्स का डोमेन मतलब उसके इनपुट क्या ले सकते हैं, साइन इन्व्हर्स ऑफ एक्स, साइन इन्व्हर्स ऑफ होगा तो उसके ऑफ के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या ले सकते हैं, -1 से 1 तक कुछ भी ले सकते हैं. कॉस इन्वर्स को भी -1 से 1 तक कुछ भी ले सकते हैं. लेकिन साइन इन्वर्स का आउटपुट आता -π/2 to π/2 स्क्वेयर ब्रैकेट के साथ, और कॉस इन्वर्स का आउटपुट मतलब रेंज आता है 0 to π स्क्वेयर ब्रैकेट के साथ. 0 भी आ सकता, π भी आ सकता. और रही बात टैन इन्वर्स की, तो उसका डोमेन मतलब टैन इन्वर्स के अंदर का इनपुट हम ले सकते -∞ से इन्फिनिटी तक, बट उसका आउटपुट आता है -π/2 से π/2 तक. लेकिन यहाँ पे हमको π/2 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, नहीं करना है. -π/2 और π/2 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है. चलो अब टैन इन्वर्स होने के बाद अब बारी है कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स की. कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स जैसे टैन थीटा -∞ से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, कॉट थीटा भी -∞ से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है. इसलिए जब हम कॉट थीटा की वैल्यू ले रहे हैं कुछ भी -∞ से इन्फिनिटी तक, इसका मतलब ये कॉट को इधर लाएंगे तो हम कॉट इन्वर्स भी निकाल सकते -∞ से इन्फिनिटी तक. और कॉट इन्वर्स के अंदर जो भी आता है उसी को हम इनपुट कहते हैं कॉट इन्वर्स का, या डोमेन कहते हैं. तो इसका डोमेन आएगा -∞ से इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी को हम कभी भी स्क्वेयर ब्रैकेट नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे आ गया ओपन ब्रैकेट. रही बात अब रेंज की बात बड़ी इम्पोर्टेंट है भाई. रेंज के बारे में क्या होगा ज़रा सोचते हैं. रेंज का कहना ये रहता है कि अगर हम कॉट निकाले, कॉट इन्वर्स ऑफ समथिंग, तो हमारा आउटपुट जो आ रहा उसी को रेंज कहते हैं. तो ये क्या होगा, तो देखो पहला आया था -π/2 to π/2 राइट, दूसरा आया था 0 to π, तीसरा फिर से -π/2 to π/2 आया. तो चौथा ये अल्टरनेट हो रहा क्या, -π/2 to π/2 पहला, दूसरा 0 to π, तीसरा -π/2 to π/2, और चौथा आएगा फिर से 0 to π. लेकिन एक बात याद रखें, कॉट ऑफ 0 आता है, क्या आता है, इन्फिनिट. इसका मतलब 0 कब आएगा, जब हम इन्फिनिटी का कॉट इन्वर्स निकाल रहे हैं. इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, मतलब 0 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे. इसलिए ये जो आउटपुट आ रहा कॉट इन्वर्स सॉल्व करने के बाद, ये जो आउटपुट आ रहा है 0, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. मतलब यहाँ लगा देंगे ओपन ब्रैकेट और यहाँ भी लगा देंगे ओपन ब्रैकेट. तो देखो भाई, ये जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसके टैन इन्वर्स और कौन सा, टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, इन दोनों में आउटपुट आ रहे हैं ओपन ब्रैकेट में, -π/2 to π/2 एंड 0 to π. ओके. कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, 4 फंक्शंस के इनपुट और आउटपुट हमको पता चल गए. इनपुट मतलब डोमेन और आउटपुट मतलब रेंज, है ना. साइन इन्वर्स को हमने खाना दे दिया है -1 से 1 तक, तो उसने हमको
काम करके बताया -π/2 से π/2 तक, है ना। इनपुट हम दे रहे, मतलब किसी वर्कर को हम खाने को दे रहे, वो हमारा काम कर रहा है। तो साइन इन्वर्स को इनपुट दिया -1 से 1 तक, उसको -1 से 1 तक ही इनपुट देना पड़ेगा। 1 का ऊपर का इनपुट नहीं दे सकते, -1 के नीचे का भी इनपुट नहीं दे सकते। कॉस इन्वर्स का भी वैसा ही है, क्या दे सकते हैं उसको हम, -1 से 1 तक ही दे सकते। अब चलो इसके बेसिस पे तुमको अब सिंपल अगर मैं सवाल पूछूं कि अगर तुमको किसी ने पूछा कि साइन इन्वर्स ऑफ 2x - 1 है और ये वैलिड फंक्शन है, तो यक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती, यक्स कहाँ से कहाँ तक है, ऐसा तुमको सवाल पूछे तो हम क्या करना चाहिए, हमने ऐसा सोचना चाहिए कि साइन इन्वर्स 2x - 1 का निकल रहा, साइन इन्वर्स किसका निकलता भाई, वही उन्हीं नंबर्स का निकलता जो कहाँ से कहाँ तक रहते, -1 से 1 तक रहते। साइन इन्वर्स का डोमेन क्या रहता, डोमेन मतलब इनपुट, बट यहाँ पे साइन इन्वर्स का इनपुट है 2x - 1, तो ये जो 2x - 1 है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए 1, मतलब वो 1 से कम होना चाहिए, और कम से कम कितना होना चाहिए, -1। तो इस हिसाब से अब ये -1 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो ये -1 इधर आके हो जाएगा प्लस, तो -1 + 1 हो रहा, और लेस देन इधर क्या बच रहा 2x। वैसे ही ये -1 को इधर भी लाएंगे, तो ये लेस देन का सिंबल और -1 इधर आके इस 1 में हो जाएगा ऐड। तो अब तुमको देखो इधर मिल रहा है 0 से बड़ा आ रहा है 2x और लेस देन आ रहा है 2 से। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो इधर आएगा 0/2 लेस देन और इक्वल टू 2x और लेस देन और 2/2, और यहाँ पे भी 2, सब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। एक्चुअली इक्वेशन नहीं है, इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन। क्यों 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 क्योंकि इक्वेशन होता तो इक्वल टू का सिंबल होता, यहाँ पे इक्वल टू है क्या, इक्वल टू है क्या, ये तो इनइक्वल है, तो इसको इनइक्वेशन कहते हैं। तो 0/2 आता है 0, 2/2x आ रहा है x, और ये हो रहा है 1, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 0 to 1। तो इस तरीके से हम ऐसे भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 इज डिफाइंड, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी चाहिए हमने, तो 0 से 1 तक। यहाँ पे तुम सर अभी तो बोले साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू -1 से 1 लेते, तुम यहाँ कैसा क्या 0 to 1 ले रहे, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x नहीं है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2x - 1 है, समझ रहे हो। तो भाई इस तरीके से तुमको सोचना होता है इन प्रॉब्लम्स को, तो इसलिए ये डोमेन और रेंजेस की कॉन्सेप्ट समझना और इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो देखो ज़रा यहाँ पे साइन इनवर्स का डोमेन आया -1 to 1, कॉस इनवर्स का भी डोमेन आया -1 to 1, टैन इनवर्स का डोमेन आया लेकिन कितना, -∞ से ∞, और कॉट इनवर्स का डोमेन आया फिर से -∞ से ∞। रेंजेस की अगर बात करें तो साइन इनवर्स का रेंज आ रहा है -π/2 to π/2, है ना, और कॉस इनवर्स का 0 to π विद द स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब 0 भी कवर हो रहा, पाई भी कवर हो रहा, इसमें भी -π/2 भी कवर हो रहा, π/2 भी कवर हो रहा। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में स्क्वायर ब्रैकेट आए। टैन इनवर्स में -π/2 to π/2 विथ ओपन ब्रैकेट, और कॉट इनवर्स में 0 to π विथ ओपन ब्रैकेट। These things you should remember so that many questions will be able to solve, और स्पेशली डोमेन और रेंजेस का पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने। बहुत सारे सीईटी लेवल के सवालों को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ती इन रेंजेस और डोमेन को, लेकिन सीईटी में भी अगर डिफ़िकल्ट सवाल आया तो इसको पता रहना बहुत ज़रूरी है। वैसा रेंजेस एंड डोमेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी रहते हैं, साइन एक्स के और कॉस एक्स के, टैन इनवर्स नहीं, हाँ, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स, इसका भी रेंज और डोमेन रहता है जो 11th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं। लेकिन वो कितने जनों को आता है, नहीं आता है, फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ये रेंजेस और डोमेन अगर तुमको नहीं पता होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने आएंगे, लेकिन बहुत सारे आएंगे भी नहीं। इसलिए हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने आने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए तुमको ये रेंजेस और डोमेन का पता रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए भाई इसको निगलेक्ट नहीं करे, अच्छे से पढ़े। So let's see now domain and ranges of cosec inverse of x and sec inverse of x। चलो कोसेक इन्वर्स की बात करते हैं। कोसेक इन्वर्स निकालते वक्त सब में पहले कोसेक थीटा पे स्टडी करते हैं। कोसेक थीटा याद आ रहा है तुमको, कहाँ से कहाँ तक आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा एक्चुअली ना साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा इज़ 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा ये कहता है कि साइन थीटा तू जितना आ रहा मैं उसके उल्टा आऊँगा। साइन थीटा बोलता मैं तो -1 से 1 तक आता हूँ, तो कोसेक थीटा बोलता मैं -1 से 1 तक नहीं आऊँगा, मतलब मैं -1 से छोटा हूँगा -∞ तक। और -∞ को कभी भी हम क्या लेते हैं, ओपन ब्रैकेट, और -1 इंक्लूड होता है तो इसको ले लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। यूनियन, अब मैं साइन बोलता कि मैं 1 और -1 के बीच में आ रहा हूँ,
तो कोसेक बोलता मैं -1 से पीछे आऊँगा और 1 से आगे आऊँगा, मतलब 1 से आगे कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक। इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये जो -∞ टू -1 युनियन 1 टू इन्फिनिटी आहे ना, याला असं पण लिहू शकतो आपण, सगळे रिअल नंबर कोणते सोडून मायनस सगळ्या रिअल नंबरमधनं मायनस करा. कोणते करा, -1 ते 1 पर्यंतचे मायनस करून टाका. यालाच असंही म्हणू शकतो आपण. तो यहाँ पे मैं लिख सकता -∞ टू -1 यूनियन 1 टू 1 को स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे इन्फिनिटी, या फिर क्या लिख सकते हैं, r -1 टू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं. ये हो गया कोसेक इन्वर्स का डोमेन. अच्छा, उसी तरीके से सेक इन्वर्स का भी डोमेन वही आएगा, क्योंकि कोसेक थीटा जैसा -1 से 1 तक नहीं होता. सेक थीटा भी किसका उल्टा रहता बताओ, 1/cos थीटा का. तो cos थीटा बोलता मैं तो -1 से 1 तक आऊँगा, तो सेक थीटा उसके उल्टा है, तो वो बोलता मैं -1 से 1 तक नहीं आऊँगा. तो मैं कहाँ से कहाँ तक आऊँगा, मैं भी कोसेक के जैसा -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक जाऊंगा. मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सारे रियल नंबर हो रहे हैं लेकिन कहाँ से कहाँ तक के छोड़ के, -1 से 1 तक के. तो ये हो गई डोमेन किसकी, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स की और सेक इनवर्स ऑफ एक्स की. मतलब कोसेक इनवर्स के अंदर जो भी आ रहा वो होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए -1 से 1 तक, और सेक इनवर्स के अंदर भी जो भी आ रहा है वो नहीं होना चाहिए -1 से 1 तक. समझ रहे हो इस बात को. अब चलो अब देखते हैं रेंज की बात. रेंज कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज क्या है. रेंज लेते वक्त तो भाई बहुत सिंपल दिखा हमको, ये ज़रा ध्यान दो. ये पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा देखो, -π/2 to π/2. दूसरे नंबर पे क्या लिखा, दूसरे नंबर पे 0 to π, म्हणजे ब्रॅकेट बदलायला आहे काय, -π/2 to π/2 0 to π. तिसऱ्या नंबरवरती -π/2 to π/2 बघा इथं, तिसऱ्या नंबरवरती -π/2 to π/2. चौथ्या नंबरवरती काय, परत 0 to π. म्हणजे 0 to π आणि -π/2 to π/2चा खेळ आहे. तर बघा साइन इन्वर्स आला, रेंज काय आला साइन इन्वर्सचा, -π/2 to π/2. कॉस इन्वर्सचा काय आला, 0 to π. टॅन इन्वर्सचा काय आला, -π/2 to π/2. कॉट इन्वर्सचा काय आला, 0 to π. कोसेक इन्वर्स त्याच्यानंतर अल्टरनेट काय येईल सांगा बरं, कोसेक इन्वर्स -π/2 to π/2, -π/2 to π/2. देखो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसको ओपन ब्रैकेट लगाऊँ या स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊँ. देखो π/2 का कोसेक कितना आता, कोसेक π/2 कितना आता, 1 आता. ये तो इन्फिनिट आता नहीं, मतलब π/2 को कर लेंगे इंक्लूड, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट. लेकिन यार कौन से एंगल का कोसेक इन्फिनिटी आता, ज़रा बताओ. कोसेक कौन से, 0 का कोसेक इन्फिनिट आता, और -π/2 से π/2 मतलब -90 to 90. इसमें 0 डिग्री आ रहा ना यार बीच में, इस इंटरवल में 0 डिग्री आ रहा. -90 से लेके 90 डिग्री तक बीच में 0 डिग्री आ रहा, और उस 0 डिग्री का कोसेक आता है इन्फिनिट. इसलिए इसमें से हमने कौन सा एंगल नहीं लेना चाहिए, 0 डिग्री नहीं लेना चाहिए या 0 रेडियन नहीं लेना चाहिए. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आया, देखो इसका जो है थोड़ा सा डिफरेंट आ गया. क्या डिफरेंट आ गया, रेंज डिफरेंट आ गया. वैसे ही सेक इन्वर्स की बात करें तो ये देखो फ्लक्चुएट है, -π/2 to π/2, 0 to π, -π/2 to π/2, 0 to π. आता -π/2 to π/2 आलं पण शून्याला सोडून, तर याचं काय येणार, तर याचं येणार 0 ते π. मग 0 ते πला स्क्वेअर ब्रॅकेट घेऊ की ओपन ब्रॅकेट घेऊ, तर सेक 0 येतं 0 नाही, सेक 0 येतं 1, म्हणजे हे पण होईना चाललं आहे, हे पण होईना चाललं आहे इन्फिनिट, म्हणजे याला करतो इन्क्ल्यूड. सेक π येतं -1, त्याला पण करतो इन्क्ल्यूड. बरं. पण 0 आणि पायच्या मध्ये 0 से लेके पाए तक, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक बीच में एक नंबर आता है, बीच 90 डिग्री, और 90 का सेक अगर हम निकालेंगे तो वो आता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं. मतलब इस 90 0 से पाए तक जो एंगल आ रहा 90 डिग्री, उस 90 डिग्री को भी इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा. ये बन गया है इसका रेंज. तुम्ही रेंजेस याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं. साइन इन्वर्स जास्तीत जास्त किती येतो, तर π/2. कमीत कमी किती येतो, तर -π/2. तर बघा तर तिघांचे -π/2 to π/2 आलेत जवळपास, आणि तिघांचे 0 to π आलेत. आठवते का, -π/2 to π/2 मध्ये कोणाकोणाचा नंबर लागला, साइन इन्वर्सचा लागला. रेंजची गोष्ट करायला आपण, अजून कोणाचा लागला, कॉस इन्वर्स तर नाही, मग टॅन इन्वर्सचा लागला. साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टॅन इन्वर्स, मग कॉट इन्वर्स आलं, मग कोण आलं, कोसेक इन्वर्स. या तिघांचा लागला.
तर -π/2 टू π/2 मध्ये कोणत्या तिघांचा नंबर लागला आहे? साइन इन्व्हर्स, टॅन इन्व्हर्स आणि कोसेक इन्व्हर्स. आणि 0 टू पायमध्ये कोणाकोणाचा नंबर लागला आहे सांगा बरं. रेंज काढण्यासाठी हे रेंजच्या गोष्टी करायला आपण. रेंज 0 टू पायमध्ये कोणाकोणाचा लागला? कॉस इन्व्हर्सचा नंबर लागला, मग कॉट इन्वर्स ऑफ एक्सचा लागला, और किसका नंबर लगा 0 टू पाई में? सेक इन्वर्स ऑफ एक्स का लगा. लेकिन थोड़े से चेंजेस हैं. ये कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स में और इस सेक इन्वर्स ऑफ एक्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज है. इसमें ना, इसमें हम क्या करते हैं, कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स में हम -π/2 टू π/2 ले लेते हैं रेंज में, लेकिन कौन से नंबर को नहीं लेते? बीच वाले 0 को नहीं लेते. और सेक इन्वर्स में 0 टू पाई ले लेते हैं, लेकिन कौन से नंबर को नहीं लेते? π/2 को नहीं लेते हैं. ये थोड़ा सा याद रखें तो ये तुम्हारे परफेक्शंस बढ़ेंगे. वैसे ना रेंजेस एंड डोमेन्स याद नहीं रह के भी तुम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टॅन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, हे 11वीत आपण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो शिकतो. तुम्ही 10वीपासून शिकताय. त्याचे पण रेंजेस आणि डोमेन आपण 11वीला शिकलो. बऱ्याच जणाला ते येत नसतील तरी पण प्रॉब्लेम सॉल्व करता येतातच. पण काही अवघड विचारले की नक्कीच तुम्ही अडकाल. तरी रेंजेस आणि डोमेन्स माहिती असले तर खूपच चांगलं आहे. नाही माहिती असले तरी जवळपास तुम्ही 70% प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता. पण काही 30% प्रॉब्लेममध्ये ह्याचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. म्हणून हे आपण सुरुवातीला शिकतो आहे. तर परत एकदा मी रिवाईज करतो आहे. बघा मी इथं लिहितो फंक्शन, डोमेन, रेंज. सगळ्यात पहिले लिहितो साइन इन्व्हर्स. तुम्ही सांगा डोमेन काय येईल? डोमेन साइन इन्व्हर्सचा इनपुट आपण घेऊ शकतो -1 ते 1च. रेंज काय येते? रेंज येते -π/2 टू π/2. कॉस इन्व्हर्स ऑफ एक्स काय घेऊ सांगा? कॉस इन्व्हर्स ऑफ एक्सला परत -1 ते 1, पण याची रेंज काय येते? 0 टू पाय. टॅन इन्व्हर्स ऑफ एक्स याचा इनपुट मी घेऊ शकतो -∞ टू इन्फिनिटी. इनपुट म्हणजे एक्सची किंमत काहीही घेऊ शकतो मी याची, पण मला आउटपुट काही नाही मिळणार. मला आउटपुट मिळणार -π/2 टू π/2, पण इथं आहे ओपन ब्रॅकेट. कॉट इन्व्हर्स ऑफ एक्स याचा इनपुट पण मी काहीही घेऊ शकतो -∞ टू इन्फिनिटी, पण मला रेंज मिळणार 0 टू पाय. ती तर फ्लक्च्युएट व्हायली ना रेंज. -π/2 टू π/2, 0 टू पाय. -π/2 टू π/2, 0 टू पाय. बरं, इथं 5व्या नंबरवरती कोण येतं? साइन इन्व्हर्स, कॉस इन्व्हर्स, टॅन इन्व्हर्स, कॉट इन्व्हर्स. नंतर येतं कोसेक इन्व्हर्स. सेक इन्व्हर्सचा नंबर नका लावू, नसा तुमची रेंज चुकाल ना. इथं रेंज काय लिहिणार तुम्ही? इथं 0 टू पाय नंतर -π/2 टू π/2 लिहिणार है ना. -π/2 टू π/2 आणि इथं -0 अँगल मायनस करायचा याच्यात. आणि याची काय येते? डोमेन. कोसेक इन्व्हर्सला तुम्ही काहीही देऊ शकता का इनपुट? नाही राव. कोसेकचा आउटपुट काय येतो? तो कोसेक इन्व्हर्सचा इनपुट होतो. कोसेक थिटाचा आउटपुट काय येतो? तो कोसेक इन्व्हर्सचा इनपुट होतो. तर तो काय असतो सांगा बरं? तर तो असतो -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R माइनस कौन सा एंगल, कौन से वैल्यू, सॉरी 0 -1 टू 1 को माइनस कर सकते हैं. वैसे ही सेक इन्वर्स का भाई डोमेन यही आता, सेम, लिखने की ज़रूरत नहीं. और रेंज क्या आता? देखो -π/2 टू π/2, 0 टू पाई, -π/2 टू π/2, 0 टू पाई, -π/2 टू π/2, 0 को छोड़ के, तो यहाँ आएगा 0 टू स्क्वायर ब्रैकेट 0 टू पाई और माइनस इन दोनों के सेंटर में का एंगल कैसा आएगा? 0 से 180 डिग्री है ना, 0 टू पाई मतलब उसके एकदम सेंटर में आएगा 90 डिग्री. तो यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ π/2. So these are the ranges and domain you should always remember so that you will be able to solve many of the questions. See, बोर्ड और CT में तुमको कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं. फाइंड द प्रिंसिपल solution of sin इनवर्स ऑफ 1/2. अब तुमको ऐसा सवाल पूछा जाता है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखे थे और जनरल सॉल्यूशन देखे थे, याद आ रहे? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो कहाँ से कहाँ तक थे? 0 से लेके 2 पाई तक थे, याद आ रहे? 0 से लेके 2 पाई तक ऐसे थे.
0 आणि 2 पाय याच्यातला जो पण सोल्युशन येतो त्याला आपण प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हटलं होतं. कशाचा? ट्रिग्नॉमेट्रीचा. तर मुलं काय होतात, याच्यात कन्फ्यूज होतात आणि याचं पण सोल्युशन ते 0 आणि 2 पायच्या मध्ये शोधतात. तसं नाही आहे. आत्ता जे आपण शिकलोत ना इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रीचा प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणजे याचं आउटपुट काय येतं ते त्यांनी विचारलं आहे. तर याचा आउटपुट ना -π/2 टू π/2 येतो साइन इन्व्हर्सचा. तो आपल्याला शोधायचा आहे. तर याला कसं सॉल्व करायचं बघा. असे प्रॉब्लेम इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रीचा प्रिन्सिपल सोल्युशन. इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रीचा कोणता सोल्युशन? प्रिन्सिपल सोल्युशन कसं काढायचं बघा. अगोदर जे शिकलो आपण ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशनचा प्रिन्सिपल सोल्युशन 0 to 2 पाय असतो. पण इथं ते करायचं नाही. हे चूक करतात काही मुलं. नंतर म्हणजे आता चॅप्टर चालू असताना बऱ्याच विद्यार्थ्यांना लक्षात पण राहील, पण फ्युचरमध्ये विसरून जातात. ट्रिग्नॉमेट्रिक इक्वेशनमध्ये इन्व्हर्स नसतं, तेव्हा प्रिन्सिपल सोल्युशन विचारलं की 0 to 2 पाय येतं. पण इथं इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रीचा प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणलं की आपण आत्ता शिकलो साइन इन्व्हर्स कुठून कुठपर्यंत जातो? -π/2 to π/2. कॉस इन्व्हर्स 0 to π. टॅन इन्व्हर्स -π/2 to π/2. ते लॉजिक वापरायचं. तर आता बघा याला कसं सॉल्व करायचं. गिव साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 का इसने प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा. तो यहाँ पे लिखने का वी नो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ x लाइज बिटवीन. तो साइन इन्वर्स ऑफ x का रेंज मतलब साइन इन्वर्स आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आता है? -π/2 टू π/2. अल्सो अब ये -π/2 से π/2 तक वो कौन सा एंगल है जिसका साइन 1/2 आता है? तो वो है अल्सो साइन ऑफ 30 डिग्री. 30 मतलब π/6 आता है 1/2. देयरफॉर साइन इन्वर्स ऑफ, ये साइन को अगर इधर लाए तो साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 आएगा π/6. एंड और क्या, इस π/6 की खास बात क्या है? π/6 लाइज बिटवीन, इसको बोलते हैं लाइज बिटवीन. कहाँ से कहाँ तक है π/6? -π/2 मतलब -90 से बड़ा है और 90 मतलब π/2 से छोटा है. देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू π/6. तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाके बोर्ड एग्जाम्स में कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे. क्या था सवाल क्या था देखो, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ 1/2. तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया भाई. देखो यहाँ पे मैंने लिखा ये पूरा असं तुम्हाला सॉल्व करावं लागणार. चला परत एक प्रश्न घेतो. क्वेश्चन आहे फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos इन्वर्स ऑफ -1/2. तो अब इसका आंसर देखो. आंसर वी नो cos इन्वर्स ऑफ x लाइज बिटवीन 0 to π. cos इन्वर्स ऑफ x नहीं होता है -π/2 to π/2, ये होता है 0 to π. इसका रेंज है 0 to π. तो भाई अब ये बताओ कि किस एंगल का cos -1/2 आता? अल्सो cos 1/2 कब आता भाई? 1/2 कब आता बताओ ज़रा. 1/2 0 to π मतलब कहाँ से कहाँ तक आ रहा है यार? यहाँ से यहाँ तक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रंट और सेकंड क्वाड्रंट यही एंगल में का हमको cos निकालना आहे. तर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये तर साइन कॉस पॉझिटिव्ह राहतो, कॉस इन्व्हर्स आहे म्हणजे कॉसची बद्दल डिस्कस करूया. आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह येतो. तर कोणत्या अँगलचा कॉस निगेटिव्ह येणार? -1/2 कॉस कधी येणार? तर 60 डिग्रीला 1/2 येतो. तर आपल्याला सेकंड अँगलचा क्वाड्रंट घ्यायचा आहे म्हणजे काय घेऊया? 180 - 60 घेऊया. तर कॉस ऑफ 180 - 60 विल बी कितना आएगा? 1/2 या -1/2? -1/2 आएगा. इसका मतलब कॉस ऑफ 120 डिग्री आ रहा है -1/2. और 120 डिग्री को हम अगर लिखना चाहें तो 2π/3 भी लिख सकते हैं. तो कॉस ऑफ 2π/3 आ रहा है -1/2. देयरफॉर कॉस इन्वर्स ऑफ -1/2 विल बी 2π/3.
देयरफॉर कॉस इनवर्स आल्सो 2π/3 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है बताओ, ये 0 से पाई तक लाई कर रहा है, इसलिए यही इसका सोल्यूशन है। 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 0 to पाई मतलब 0 से 180, तो 120 0 से 180 के बीच में है, इसलिए यही इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। वैसे कॉस इन्वर्स के अंदर देखो, थोड़ा याद करो, वैसे ये प्रॉपर्टी हम इसमें भी सीखने वाले हैं, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड। क्या कॉस इन्वर्स ऑफ -1/2 पूछा ना इसने, तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखी, इस चैप्टर में भी सीखेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ -x को हम नहीं लिख सकते कॉस इनवर्स ऑफ x, बल्कि लिखना पड़ता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो इस तरीके से कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 को हम लिख सकते पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। चलेगा क्या? ये -x की जगह यहाँ माइनस बाहर निकला, लेकिन पाई भी आता साथ में। आपण या ना पाहिले का कधी? हो ट्रिग्नोमेट्री, इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रीची डेरिव्हेटिव्ह शिकताना पाहिलो आहे, तोच फॉर्म्युला आहे, पाय मायनस येतं। तर ह्या -1/2 मधला मायनस इकडं घेतलं की पाय इथं लावावं लागतं। बरं, हे पायला पाय कॉस इन्व्हर्स ऑफ 1/2 म्हणजे तो कोणता अँगल आहे बरं सांगा, जो 1/2 देतो कॉसचा 60 डिग्रीचा। कॉस 60 काय येतो, कॉस 60 1/2 येतो, म्हणून कॉस इन्व्हर्स ऑफ 1/2 किती येणार, 60 म्हणजे π/3। तर हे किती झालं, 3π - π/3 मतलब कितना हो रहा भाई, 2π/3। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, याद रखेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्व करना होते हैं। चलो अब दूसरा देखते हैं, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3। आंसर वैसे अगर हम थोड़ा याद करें पिछले फॉर्मूले को, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी नो। तसं या चॅप्टरमध्ये ही प्रॉपर्टी आपण शिकणार आहोत, tan इनवर्स ऑफ -x इज -tan इनवर्स ऑफ x, therefore tan inverse of -√3 is -tan inverse of √3। क्या ये फार्मूला हमने पहले सीखा था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो अभी शुरुआत की, लेकिन ये फार्मूला तो सीखा नहीं, माइनस को बाहर निकालना है। बट फिर भी हम ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये डेरिवेटिव में सीखा था पहले, है ना, इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालते वक्त हम ये प्रॉपर्टी सीखे वाले हैं ऑलरेडी। तो tan इनवर्स ऑफ -√3 को हम लिख सकते हैं -tan इनवर्स ऑफ √3, और ये माइनस को माइनस। tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब वो कौन सा एंगल है जो हमको √3 देता है, 60 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो कौन सा एंगल है, 60, tan 60 √3 देता है, तो इसको मैं लिख सकता है 60 मतलब π/3। तो ये हो रहा है हमारा आंसर। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो सर कैसे सॉल्व करना, तो उसका सोल्यूशन देखो, अल्टरनेटिव मेथड। क्या बोला उसने, tan इनवर्स ऑफ -√3 पूछा है, तो क्या करेंगे, वी नो tan इनवर्स ऑफ x लाइज बिटवीन, tan इनवर्स ऑफ x कहाँ से कहाँ तक आता है, -π/2 से π/2 तक आता है, राइट। अच्छा, -π/2 से π/2 मतलब कहाँ आ रहा, ज़रा बताओ मुझे। ये x एक्सिस और y एक्सिस अगर मैं लूँ तो एंगल क्या आ रहा, 0 से π/2 मतलब यहाँ तक जा रहा, लेकिन -π/2 बोल रहा हूँ, -π/2 से शुरू करना है, मतलब 0 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आना है, तो यहाँ होगा -π/2। तो कौन से क्वाड्रेंट आ रहे भाई, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो tan भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम tan इनवर्स की बात कर रहे हैं तो tan की बात करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan आता है निगेटिव। तो हमारा जो एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो निगेटिव एंगल मिलने वाला है। तो भाई बताओ कौन सा एंगल का √3 आता, π/3 का। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ -√3, अब मैं π/3 लिखूँ क्या भाई, π/3 लिया तो प्लस π/3 लिए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, -π/3 लिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ -√3 को हम लिख सकते हैं -π/3 और -π/3 अल्सो, ऐसा लिखने का, -π/3 लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है ये बताओ, -π/2 टू
π/2। तो इस तरीके से हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब क्वाड्रेंट बिट्रेंट देख के सब सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल जाता है। तो सिर्फ tan इनवर्स ऑफ -x को tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बोल सकते हैं। किसमें पाए आता बाहर, याद आ रहा है क्या? cos इनवर्स ऑफ -x को किसमें cos इनवर्स ऑफ -x को लिखना पड़ता है हमको पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। और किसमें लिखना पड़ता है? cot इनवर्स ऑफ -x को लिखना पड़ता है पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x, है ना। और किसका था भाई? cos इनवर्स, cot इनवर्स, और कौन था? सेक इनवर्स ऑफ -x को भी हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। तो ये तीनों में पाई माइनस आता, वो तो हमने डेरिवेटिव में भी देखा था। इस चैप्टर में भी आगे देखेंगे ये प्रॉपर्टीज़ हम। अच्छा, ये तीनों ही है क्या वो जो जिसमें याद करो रेंज आया था 0 to पाय? यस, या तिघातच रेंज 0 to पाय आलं आणि बाकी सगळ्यामध्ये -π/2 to π/2 आलं। और जिसमें भी -π/2 to π/2 रेंज आता उनके अंदर अगर माइनस आया, जैसे tan इनवर्स ऑफ -x होगा, तो इसमें पाई लेने की ज़रूरत नहीं, ये क्या हो जाएगा? -tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। cot इनवर्स ऑफ -x क्या आएगा? हाँ, इसमें पाई लेना पड़ेगा क्योंकि इसका रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 to पाई तक। लेकिन इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 to π/2 तक। तो ये थोड़ी सी बातें याद रखें, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाएगी। वैसे ये प्रॉपर्टीज़ आगे हम सीखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, बट एटलीस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब क्या ये समझा, और रेंजेस और डोमेन कैसे रहते हैं और कितने रहते हैं ये समझा, ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करने आएंगे। तो एक बार फिर से बताओ जाते जाते, साइन इनवर्स का रेंज क्या आता है? -π/2 to π/2, कॉस इनवर्स का 0 to पाई, tan इनवर्स का -π/2 to π/2, कॉट इनवर्स का 0 to पाई, कोसेक इनवर्स का -π/2 to π/2, किसको छोड़ के? बीच वाले 0 को छोड़ के। और सेक इनवर्स का 0 to पाई किसको छोड़ के? बीच वाले π/2 को छोड़ के। तो ये बातें थोड़ी सी याद रखो। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये फॉर्मूले, ये क्वेश्चंस फिर से एक बार देख लो और खुद ट्राई करके देखो, इजीली आ जाएंगे। चलो जाते जाते और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ -2/√3। क्या करोगे? आंसर वी नो सेक इनवर्स ऑफ -x, क्योंकि अंदर माइनस है, क्या आएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x। देयरफॉर सेक इनवर्स ऑफ -x नहीं भाई, अब -2/√3 ले लेंगे, विल बी पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। अब यहाँ पे अंदर माइनस नहीं आ रहा है, जैसा यहाँ पे अंदर माइनस नहीं आ रहा है, x को माइनस, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो वैसे यहाँ पे माइनस है 2/3 को, बट यहाँ पे नहीं है, तो अब देखो ये क्या हो रहा है? पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2/3। अब ये सेक इनवर्स ऑफ 2/3 में कौन सा वो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिसका सेक 2/√3 आता है? सेक cos 60√3/2 आता है ना, तो सेक 60 2/√3 आएगा। तो ये एंगल कुछ और नहीं बल्कि 60 है, मतलब π/3 है। तो इसको सॉल्व करें तो ये आता है 2π/3। और अल्सो सेक इनवर्स ऑफ x कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है बताओ? 0 to पाई है ना, क्या है? 0 to पाई रहता है, किसको छोड़ के? बीच वाले π/2 को छोड़ के। तो बताओ, क्या हमारा सेक इनवर्स ऑफ -2/√3 निकाल रहे हो, ये क्या आ रहा है? 2π/3 मतलब 120 आ रहा है। तो क्या वो 0 to पाई मतलब 0 से 180 के बीच में है? हाँ, लाइज बिटवीन 0 to पाई। देयरफॉर 2π/3 is required principal solution। तो भाई इस चीज़ों को याद रखें, स्पेशली आज के लेक्चर में तुम जीत गए अगर तुमको रेंजेस पता चल गए। सभी के रेंजेस अल्टरनेट है, -π/2 π/2 0 to पाई, -π/2 π/2 0 to पाई, -π/2 π/2 0 to पाई। और जिनका -π/2 π/2 है उनके अंदर का -x बाहर आ रहा, पाई लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे tan इनवर्स ऑफ -x -tan इनवर्स ऑफ x, और जिसका 0 to पाई है उसमें पाई माइनस लगाना पड़ रहा। जैसे सेक इनवर्स ऑफ -x पाय मायनस सेक इनवर्स ऑफ x हो रहा है। तो ह्या गोष्टी थोड्याशा लक्षात ठेवा, तर फ्युचरमध्ये बरेच प्रॉब्लेम खूप सोपे जातील
हाँ, तो रेंजेस परफेक्ट करूँगी आज।